चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? चलें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो रहेगा, क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? और विजिबल है तो आप बताएं कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्या शो हो रहा है। ठीक है, इतनी बता दें मुझे। ओके, ठीक है जी। चलो, अच्छा जी, हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा या जो आप लोग पढ़ेंगे अभी, वो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। जब आपको पता होगा तो फिर आप उस चीज़ को अच्छे से टैकल कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि ये एक्चुअली है क्या, आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ बटन प्रेस नहीं करने होते, आपको एक्चुअल इसके जो लॉजिकल मतलब पॉइंट्स हैं आपको पता होने चाहिए कि ये है क्या। तो व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स का जो मतलब है, फॉरेक्स मींस फॉरेन एक्सचेंज, द ग्लोबल मार्केट वेयर वी बाई एंड सेल करेंसीज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देयर प्राइस चेंजेस। ठीक है, फॉरेक्स का जो वर्ड है वो निकला है फॉरेन एक्सचेंजेस से। ठीक है, फॉरेन का FOR और एक्सचेंज का EX। ठीक है जी, इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनाया गया जिसको फॉरेक्स कहते हैं। बेसिकली जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसमें मल्टीपल जो हमारे वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज हैं, उनकी करेंसीज को बाई या सेल किया जाता है। ठीक है, जब भी आप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, मैं वो नहीं दोहराता। आप लोगों में से किसी ने यहाँ से सऊदीया जाना है, मोस्टली लोग जाते भी होंगे, गए भी होंगे आप लोगों में से, तो आप क्या करते हैं, वहाँ की करेंसी जो है वो सऊदियन रियाल है। ठीक है, सार कहते हैं उसको, SAR। ठीक है, तो जब आप जाते हैं तो वहाँ आप पाकिस्तानी करेंसी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम जाएंगे किसी एक्सचेंजर के पास, मनी एक्सचेंजर जो होते हैं उनके पास जाएंगे कि सर मेरे पास ये पैसे हैं और इनको मैं कन्वर्ट कराना चाहूँ रियाल्स में कन्वर्ट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप उनको वो अमाउंट देंगे और उस वक्त का जो रेट होगा, उस रेट के अकॉर्डिंग वो आपको जो भी अमाउंट बनती होगी रियाल्स में, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे 70 या 76 रुपए या 80 रुपए का रेट चल रहा है। ठीक है, तो अगर 80 रुपए का रेट चल रहा होगा, ठीक है, तो 8,000 रुपए अगर आप उनको देते हैं तो आपको वो 100 रियाल दे देंगे। ठीक है, ये जो करेंसीज का तबादला हुआ, ये जो आपने एक्सचेंज किया, इसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। फॉरेन करेंसी की जो एक्सचेंजेस हैं, इसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हमें उससे बचत कैसे हुई। अब हमें बचत तो डायरेक्टली ना हुई, वो बिल्कुल नहीं हुई, मगर उससे उस फॉरेन एक्सचेंज वाले ने कुछ ना कुछ अमाउंट लाजमी कमाई होगी। ठीक है, फिर आपको कैसे बचत होती है वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि आप ये जो डीलिंग कर रहे हैं या ये जो आप उनके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये आप फिजिकली कर रहे हैं। ठीक है, इसी को अगर डिजिटली लेके आए तो उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने एक 100 रियाल उससे ले लिया, आप सऊदीया चले गए, फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रियाल ले लिया। ठीक है, 1,000 रियाल लेने के बाद आप यहाँ से सऊदीया जाते हैं, आप वहाँ एक्सपेंसेस करते हैं, उम्रा करते हैं, तो सो फार जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो करके तो पीछे आपको 200-300 रियाल बच जाता है 1,000 में से। जब आपने लिया था तो उस वक्त उसकी जो प्राइस थी वो 80 रुपए थी। ठीक है जी, 80 रुपए का एक रियाल था। मगर अब क्या हुआ, जब आप वापस आने लगते हैं तो वापसी पे उसकी जो प्राइस होती है, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। ठीक है, एक रियाल जो है इज इक्वल 80 रुपीज। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, एक रियाल लिया 80 रुपए का, अगर आपने 1,000 रियाल ले लिए, ठीक है, तो वो 80,000 के हो गए। ठीक है जी, अब आपने ये तो ले लिए, आपने वहां एक्सपेंसेस किए, आप जब वापस आ रहे थे तो वहां पे आपने देखा कि मेरे पास 200 रियाल बच गया है। ठीक है जी, ये रिमेनिंग रह गया आपके पास। तो ये जो अमाउंट रह गई थी, जब आप वापस आके इसको कन्वर्ट कराते हैं तो वहां पे आपको रेट मिलता है जी, ये तो 76 रुपए का हो गया है। ठीक है जी, ये अब रेट कम हो गया है। अब रेट क्यों कम या ज्यादा होते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है, पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं फिर हम उस तरफ जाते हैं। जब आप 76 रुपए पे रियाल देंगे तो आपको कितनी नुकसान हुआ, यहाँ चैट बॉक्स में मुझे बताएं। आपको 200 रियाल के पीछे कितनी एक नुकसान होगा, यानी हर रियाल के पीछे आपको 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, तो ये जो नुकसान है ये एक तरह से ट्रेडिंग हो गई और उन लोगों को बचा जिन्होंने आपसे पैसे लिए थे।
ठीक है, जिनके साथ आपने एक्सचेंज वाला मामला किया था, अगर यही रेट 80 से 85 रुपए पे चला जाता तो आपको फिर हर रियाल के पीछे 5 रुपए की बचत हो जाती। तो ये जो करेंसी एक्सचेंज होती है ये बेसिकली डिपेंड करती है उस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन पे, कि उस मुल्क की इकोनॉमी कंडीशन किस तरह है, आया उसकी बरामदात अच्छी हैं, वहां से दुनिया को कितनी चीजें जा रही हैं और कितनी स्ट्रांग वो कंट्री है। जितनी स्ट्रांग कोई कंट्री होगा उस कंट्री की जो करेंसी होगी वो भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम अपने मुल्क की जो है ना वो मिसाल ले लेते हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा कर्जे हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि हमारा जो रुपी है वो डिग्रेड हुआ पड़ा है, ठीक है। अब आज से कुछ टाइम पहले आप चले जाएं तो मैं उसकी ना एक बहुत आपको अच्छी एग्जांपल भी देता हूं, आपको बड़ी समझ भी आएगी, ठीक है, आप सब लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। कुछ टाइम पहले, आज से 10 साल पहले चले जाएं, अब हमने क्या किया, 10 साल पहले अगर आप बैंक जाते हैं और किसी को कहते हैं जी मैंने 1 लाख रुपए जो है वो बैंक में रखने हैं या फॉर एग्जांपल डॉलर लेने हैं, तो उस वक्त डॉलर का जो यूएस डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ जो रेट था वो कुछ और था। अब अगर आप उस डॉलर की इस वक्त में बात करेंगे तो उस डॉलर का अभी का रेट उससे काफी ज्यादा फर्क वाला होगा। तो ये जो फर्क है ये क्यों हुआ, ये इस वजह से हुआ कि हमारा मुल्क डे बाय डे, हमारी जो इकानमी है, हमारी जो मईशत है वो कमजोर होती गई, हमारी बरामदात नहीं है, हम कर्जे में डूबते गए, हम लोन्स लेते गए, उन पे सूद भरता गया हमारा मुल्क, ठीक है, और हमारे मुल्क की जो इकानमी है वो गिरती गई। जब हमारी इकानमी गिरेगी तो हमारी जो करेंसी है वो भी गिरेगी, ठीक है, तो हमारी करेंसी गिरी। अब अगर आप उसी डॉलर का कन्वर्जन रेट अब देखेंगे तो आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। यहाँ पे मैं एक इन डेप्थ आपको एक चीज समझाता हूँ और ये चीज होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यूएसडी टू पीकेआर, ठीक है। अब मैं ये आपको ना एग्जांपल दिखा देता हूं कि ये आज का रेट हम लिख लेते हैं। अब आज का रेट है 278 रुपए 65 पैसे, राइट। अब हमने 5 साल पहले का रेट देखा, तो अगर 5 साल पहले चले जाएं तो यही रेट था 152 रुपए का $1 आता था आपके पास, ठीक है। अब हम मैक्स करते हैं और हम 10 साल का देखते हैं कि 10 साल में इसका रेट क्या था। जैसे अभी अगर 26 है तो 30 अप्रैल 2016 को क्या रेट था वो हम देख लेते हैं, राइट। तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास रहा 14, 15 और ये 16, ठीक है जी, अगस्त और सितंबर, जुलाई, मई, अप्रैल, ठीक है जी। अब वो 30 अप्रैल का शो कर रहा है, तो 30 अप्रैल को ही जो हमारा रेट था 104.70 सेंट, मतलब 70 पैसे था, 104 रुपए 70 पैसे था। अब मैं ये दोनों अमाउंट्स को लिख लेता हूं तो आप लोगों को मैं समझाता हूं कि ये एक्चुअल इतनी फर्क हुआ क्यों। पहला रेट जो है वो 278 रुपए 65 पैसे है, ठीक है जी। और जो 10 साल पहले का रेट था वो था आपका 104 रुपए, ठीक है जी, और जो इस पे पैसे थे वो थे 72 पैसे, ठीक है, ठीक है। चलें तो हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं कि यार उस वक्त का जो रेट था उस हिसाब से चीजें किस तरह वर्क कर रही थी और उसमें फर्क कितनी था और वो फर्क क्यों था, वो सारा मैं आपको इन डेप्थ अभी समझाता हूँ। अब आप क्या करते हैं, आप में से कोई पर्सन है वो जाता है कि जी मैंने ना 1 लाख रुपए बैंक को जो है ना, बैंक में जाते हैं तो बैंक वालों को आप कहते हैं कि यार मैंने ना अपने पैसे, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं इन 1 लाख रुपए के ना डॉलर्स लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे आपको, मोस्टली क्या कहते हैं, वो आपको कहेंगे कि जी आप डॉलर ना लें, हम ना आपको एक काम करते हैं, आपका सेविंग अकाउंट खोल के दे देते हैं, ठीक है जी। अब वो सेविंग अकाउंट का आपको मशवरा दे देंगे। आपने क्या किया, आप में से काफी लोगों ने ऐसा किया भी होगा, ठीक है। आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का जो है वो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए के आप उस वक्त के हिसाब से डॉलर काउंट करें तो कितने आते हैं, ठीक है। 104 रुपए 72 पैसे के हिसाब से कितने डॉलर आते हैं जी, कोई मुझे कैलकुलेट करके बताएगा।
माशाल्लाह बड़े जीनियस लोग हैं आप, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। एनीवन प्लीज। अच्छा, कैलकुलेशन मेरी भी थोड़ी वीक है तो मैं जरा कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, ठीक है। $954 आते हैं, ऑलमोस्ट $955 आते हैं, ठीक है, जो कि आपने उनसे, अगर उस वक्त वो आपके साथ कन्वर्जन रेट तय कर लेते तो आप ले लेते, ठीक है। एक सेकंड दीजिए, ये जरा ऐड आ गया, शिट। अच्छा, आपके पास $955 आ गए, ठीक है। 1,00,000 रुपए के $955 आ गए आपके पास, ठीक है। अब 955 को आप वहीं रख देते हैं, वो कहते हैं जी हम आपको माहाना जो है वो उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट था वो शायद 8% या 9% या समथिंग जो भी था वो रखते हैं, या आप सेविंग अकाउंट में डाल के एनुअल इस तरह से भी रख लेते तो चले आपको बड़ा बेनिफिट हो जाता। बेनिफिट कितनी होता वो भी काउंट करते हैं। सालाना अगर वो आपको 10% भी देते हैं तो 10 साल में आपको 100% प्रॉफिट हो जाता। ऐसा ही है जी, जिसमें से वो आपसे चार्जेस भी करते, मतलब टैक्स की मद में चार्ज करते, विड्रॉल की मद में चार्ज करते, और हो सकता है उस दौरान आपको कोई परेशानी होती और आप इंस्टेंट निकालना चाह रहे होते। फॉर एग्जांपल साल का या 5 साल का टेन्योर है, आपने सिलेक्ट किया 10 साल का उनके साथ, उससे पहले अगर आप अपनी रकम वापस मांगते तो हो सकता है वो आपको प्रॉफिट ना भी देते। पॉसिबल है ना जी, बैंक्स के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वक्त आपके इस 1,00,000 के डॉलर लिए और ये डॉलर रख दिए। उनके पास फंड्स बहुत हैं और फंड्स हम लोगों के हैं, तो उनको कोई इशू नहीं हुआ, उन्होंने पैसे ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को अच्छे से समझे कि ये चीज क्या है, ये वर्क किस तरह करती है, आपकी रियल लाइफ में किस तरह चीजें वर्क कर रही है, आपको वो सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आपको वो पता होंगी तो फिर बड़ा मजा आएगा। चले, उन्होंने क्या किया, आपसे $955 लिए और आपके रख दिए। अब उन्होंने आपको 1,00,000 पे, चले 1,00,000 रुपए का उन्होंने आपको जो है वो 100K का प्रॉफिट दिया होगा, तो टोटल क्या हुआ, आपके 2,00,000 रुपए हो गए 10 साल के अंदर, राइट। ऐसा ही है जी, अगर है तो यस लिख दें कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो है और आप सुन रहे हैं मुझे। गुड। अब क्या हुआ, आपने उनसे, आपसे 1,00,000 लिए गए, फिर आपको 1,00,000 प्रॉफिट में दिए गए और 1,00,000 आपके, तो टोटल 2,00,000 रुपए हो गए, राइट। अब आपने क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, उन 2,00,000 को लिख लेते हैं, ये 200K हो गया, ठीक है जी, और वो $955 हो गया, ठीक है जी। अब 955 जो डॉलर आपने लिए थे, अगर आज का डॉलर का रेट आप चेक कर लें तो 10 साल बाद आपने क्या करना है, उस डॉलर के रेट को चेक करना है कि यार कितनी, एक मुझे अगर मैं खुद रखता तो मुझे कितनी प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। आज के रेट के हिसाब से $955 जो आते हैं वो 2,66,110 रुपए के आते हैं, ठीक है जी। 2,66,100, सॉरी, 110 रुपए के आते हैं, ठीक है जी। तो अब मुझे बताएं, जितनी भी आप लोग बैठे हैं इन 10 सालों में आपने कितनी पैसे खोए, आपने कितनी कमाए, बैंक ने कितनी कमाए, आपको क्या मिला, ये सारा मुझे आप बता सकते हैं प्लीज। हाँ, अब लास्ट ईयर कुछ होने जी, मैं जो बात कह रहा हूँ एक्चुअल में, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, आप उस कंसेप्ट को समझें। मैं ये नहीं पूछा कि आप डॉलर में करते तो क्या होता तो क्या नहीं होता, मैं आपसे सिर्फ इकोनॉमिकल बेस पे ये पूछ रहा हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, मैं आपको कंसेप्ट जो है वो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि 1,00,000 जो आपने दिया था, ठीक है जी, ये वाला 1,00,000 आपका कन्वर्ट हुआ एक्चुअल 2,66,110 रुपए में, ठीक है। और इसमें से बैंक ने आपको दिया 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब पैसे किसके थे, आपके पैसे थे, तो आपके पैसे से 66,000, ठीक है जी, 110 रुपए उन्होंने इस अमाउंट से कमाए, ठीक है जी। अब अगर आपका वही सेविंग अकाउंट है, एग्जैक्टली आप सही कह रही है नूरीन, आपने क्या किया, ये 66,000 लॉस किया, ठीक है। अब उसमें हो सकता है बैंक की अपनी एक तरतीब हो सकती है, हो सकता है वो एक वक्त में बाई करें और जब अच्छा रेट हो उस वक्त सेल कर दें, फिर जब लो हो रेट तो फिर वो दोबारा बाई कर लें।
तो इस टाइम में भी हो सकता है उन्होंने 50-60 हजार का 30-20 हजार का कोई प्रॉफिट कर लिया हो, ये भी तो पॉसिबल है। अगर डायरेक्टली वो नहीं भी करते, उस वक्त खरीद के रख देते और अभी सेल करते जब आप उनसे वापस ले रहे हैं, तब भी उनको ये प्रॉफिट होता। इस प्रॉफिट में कुछ आप उनके चार्जेस वगैरह लगा लें, वो चार्जेस जो है वो हो सकता है इस लाख में से जब आप निकलवा रहे हो तो वो साथ के साथ आपसे काट रहे हो, ठीक है, जो उनकी मतलब मैनेजमेंट के चार्जेस वगैरह होते हैं। तो आपने क्या यहाँ तक समझा, क्या देखा कि आपके साथ हुआ क्या है और होता क्या है? ये वो चीज है जो डेली हम फेस कर रहे होते हैं, बट हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं कर पा रहे होते। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये समझे हैं कि यार यही तो फॉरेन करेंसी की एक्सचेंजेस हैं, यही तो एक्सचेंज है, यही तो काम है जो हमें करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। अगर आप इसी 1 लाख को कन्वर्ट कर लें 10 लाख रुपए में, ठीक है, मेरी बात को जरा आप ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 1 मिलियन रुपीज होते तो ये वाला जो प्रॉफिट होता ये 6,61,000 समथिंग रुपीज होते, जो बैंक ने सेविंग की मद में आपसे काटे और मतलब आपको नहीं दिए और आपका लॉस हुआ, उनका प्रॉफिट हुआ। बात अब आपके पल्ले पड़ गई है, बात समझ आ गई आप लोगों को? तो क्या किया आपने, सेविंग में पेमेंट रख के एक्चुअल अपना लॉस किया, ठीक है। तो जब आप फॉरेक्स मार्केट में आते हैं तो वहां पे ये जो डेली की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, डेली का जो रेट चल रहा होता है किसी भी करेंसी पेयर्स का, ठीक है, उसमें दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें फिर अब मैं आपको समझाता हूँ, बिड एंड आस्क प्राइस होती है, ठीक है जी। वो जो बिड एंड आस्क प्राइस होती है ना, उसमें एक होता है कि आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको फॉर एग्जांपल 10 सेंट 10 पैसे महंगा मिल रहा है, आप बेच रहे हैं तो वो सस्ता आप बेच रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे ये जो बिड एंड आस्क प्राइस होती है, फॉर एग्जांपल आपने, ये अभी आप लोगों को काफी लोगों को पता होगा, जो मोस्टली बाहर के लोग बाहर आते जाते हैं, या जिनके ऑलमोस्ट हर घर के रिलेटिव्स बाहर आते जाते होंगे या गए होंगे फॉरेन कंट्रीज में, तो आपने जब आपके रियाल्स होते हैं तो आप उस पर कितनी चार्जेस पे कर रहे होते हैं, वो मैं अब आपको इजीली समझाता हूँ। किसी के पास 1 लाख रुपए था, उसने जाके रियाल लिए, तो जब भी आप कहीं बैंक में जाते हैं, करेंसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, तो वहां पे दो प्राइसेस चल रही होती हैं, जिनमें 10 या 20 पैसे का फर्क होता है, ठीक है जी। एक बिड प्राइस होती है और एक आस्क प्राइस होती है, ठीक है। तो उस प्राइस के दरमियान में जो फर्क होता है ना, वो कमीशन होता है और वही प्रॉफिट होता है उस एक्सचेंजर का उस वक्त के लिए, उस मुकर्ररा टाइम पीरियड के लिए, वो उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए के रियाल खरीदे, तो उन रियाल में उन्हें फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रियाल खरीदे, तो 10 पैसे के हिसाब से जब आप खरीद रहे थे तो आपको उन्हें महंगे दिए, 10 पैसे महंगा लगा दिया 1 रियाल। जब आप बेचने जाएंगे तो वो 20 पैसे सस्ता बेच के आएंगे, इंस्टेंट आप फौरन भी बेचना चाहें तो उसी रेट के मुताबिक। हाँ, हो सकता है कि अगले घंटे में प्राइसेस चेंज हो जाए, 2 रुपए बढ़ जाए, तो फिर वो आपका फायदा है, फिर 2 रुपए बढ़ेगा तब भी वो 20 पैसे चार्ज करके आपको 1 रुपए और 60 पैसे प्रॉफिट के हिसाब से पर रियाल वो आपको पे करेंगे। क्या यहां तक आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया है कि फॉरेन एक्सचेंजेस काम किस तरह करती हैं? अगर समझ आ गया है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, हैंड रेज करके बता सकते हैं, नहीं तो यस, ओके, गुड, बहुत अच्छी बात है। चलें जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं जो हमारा टॉपिक था उसकी जानिब, ठीक है जी। अब बेसिकली हम पढ़ रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज होता है जिसको हमने पढ़ा, वो किस तरह काम करता है, किस तरह चीजें मैनेज होती हैं उसमें, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है जी। एग्जाम्पल भी हमने साथ देख ली, अब हम उनमें देखते हैं कि ये किस तरह पेयर्स वगैरह किस तरह होते हैं, क्योंकि हम करेंसी पेयर्स पे काम करते हैं तो आपको पेयर्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें दो पेयर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे यूएसडी और उसके बाद आगे लिखा है जेपीवाई, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें यूएसडी जेपीवाई। अब इसमें यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन ट्रेड हो रहा है, मतलब एक बेस करेंसी है, एक कोट करेंसी है, इस तरह होता है। जो आपकी फर्स्ट करेंसी होती है जो कि ये यूएसडी है, वो आपकी बेस करेंसी होती है, और जो जेपीवाई है ये जापानीज येन का सिंबल है, इसको आप कोट करेंसी कहते हैं, ठीक है। अब जब आप बाई करने लगेंगे ना, अब हम ये समझते हैं ना कि यार बाई सेल किस तरह करेंगे। अब एक बंदा एक वक्त में तो एक चीज बाई कर सकता है,
या सेल कर सकता है। ये किस तरह है कि हम बाई भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप एक ब्रोकर में अकाउंट बना के उनके पास आप मतलब आपने क्या किया, अकाउंट बनाया, पैसे डिपॉजिट किए, तो वो आपने रुपीज में डिपॉजिट किए या डॉलर में डिपॉजिट किए, रुपीज में किए तो कन्वर्ट हो जाएंगे डॉलर में, और अगर डॉलर में कन्वर्टेड आपके पास वो पैसे हैं, तो जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो उन डॉलर्स के एवज आप जापानीज येन ले रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप बेचेंगे तो आप इस तरह फौरन बेच भी सकते हैं, मतलब एक ही करेंसी को आप सेम टाइम पे बाई या सेल कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। अब जैसा कि व्हेन यू बाई यूएसडी जेपीवाई इट मींस यू आर बाइंग यूएसडी एंड सेलिंग जेपीवाई एट द सेम टाइम। अब देखें यहां पे आपने जब बाई किया, मार्केट चल रही है, मार्केट के अप डाउन होते हैं, आप अगर वहां से सेल करते, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, वो अगले लेक्चर में आ भी जाएगा। जब आप इस पे ट्रेड करेंगे, ठीक है, बाई की ट्रेड करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप यूएसडी बाई कर रहे हैं और जापानीज येन को सेल कर रहे हैं, ठीक है। उस दौरान में, उस टाइम पीरियड में उस मुल्क की मईशत किस तरफ जाती है, उस मुल्क में किस तरह के फैसले हो रहे हैं, उस मुल्क की स्टॉक मार्केट किस तरह काम कर रही है, ठीक है, वो चीजें डिपेंड करती हैं। उन चीजों की बुनियाद पे इनका जो रेट होगा वो अप या डाउन होगा। अब जैसे यूएसडी जेपीवाई है, ठीक है, यूएस डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है और ग्लोबल इंटरनेशनल करेंसी है, ये जापानीज येन भी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है यूएस डॉलर के मुकाबले में। अब आपने जब यूएस डॉलर को देखा तो यूएस डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो यूएसए की स्ट्रेंथ के मुताबिक चलेगी कि यूएसए में क्या हो रहा है, अमेरिकन क्या कर रहे हैं, उनकी स्टॉक एक्सचेंजेस में किस तरह के काम हो रहे हैं, उनकी जो कंपनीज है। अब टोटल डिपेंड किस चीज पे करता है, किसी मुल्क की इकानमी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो उसकी बरामदात पे मुनहसर होती है, ठीक है। बरामदात कहते हैं एक्सपोर्ट को, ठीक है। एक इंपोर्ट होता है मंगाना, उसको दरामद कहते हैं, और एक होता है एक्सपोर्ट, किसी को भेजना, ठीक है। तो जब उस जिस मुल्क की ज्यादा बरामदात होंगी, उस मुल्क का ज़र मुबादला के ज़खायर उसके ज्यादा होंगे, उसकी करेंसी की वैल्यू और स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अगर किसी मुल्क की मईशत कमजोर होगी तो जाहिर सी बात है उनकी बरामदात ज्यादा नहीं होंगी, उनके फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें खुद कफील है, ठीक है। इसी तरह चाइनीज को देख लें तो वो ज्यादा चीजों में खुद कफील हैं, और हो सकता है इन फ्यूचर वो जो है ना वो इंटरनेशनल सुपर पावर बन जाए। इकानमी के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, पावर के तौर पे नहीं, ठीक है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं कि उस मुल्क में कितनी सारी सन्नतें काम कर रही हैं, कितनी सारी चीजें वर्क कर रही हैं, उनके यहाँ से कितनी एक्सपोर्ट हो रही है। जैसे हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, अब उन वो जो है वो ऑयल में खुद कफील है, ठीक है। तो ऑयल वहां निकलता है, वो सस्ता होता है, वो बेचते हैं आगे, एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल को, और उसके मुकाबले में वो पैसे वापस लेते हैं उनके बैंक्स में। उनके जो फॉर एग्जांपल जो वजारत खजाना है, उनके पास वो फंड्स जमा होते हैं, उसके इक्वल वो मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो गोल्ड की बाइंग वगैरह कर लेते हैं, तो उससे उनकी स्ट्रेंथ या वैल्यू पता चलती है। तो उस वक्त में जैसे अभी हमारी स्टॉक मार्केट ओपन होती है, तो स्टॉक मार्केट के चलते हुए हम देखते हैं कि यार हमारी स्टॉक मार्केट ने इतने टाइम में कितने स्टॉक, कितने पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ और कितने पॉइंट्स की कमी हुई, राइट। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। लाइट का इशू है, लाइट आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा जा रही है, तो चली गई है, इस वजह से मैं पूछा था। अच्छा, तो हमने क्या देखा, ये चीजें थी एक बेस करेंसी और एक कोड करेंसी, और हमने जाना कि मईशतें किस तरह काम करती हैं, कंट्रीज किस तरह चलते हैं, उन कंट्रीज की इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है उसके बिहाफ पे उसकी जो करेंसी होती है वो स्ट्रॉन्ग या वीक होती है, ठीक है। होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या आया, क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर यहां तक, इस हद तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये एक्सचेंज कंसेप्ट ही है जी। ओके, क्या बाकी लोगों को भी क्लियर है यहां तक? अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसी बात से रिलेटेड, इससे हटके नहीं, क्योंकि क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है। ओके जी, चले, क्लियर है आई थिंक सो, बाकी लोग बात नहीं कर रहे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। गुड।
ब्रोकर सिलेक्शन पे जाते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें हम एक प्लेटफॉर्म को जाके देखते हैं, वो प्लेटफॉर्म जो है वो हमें अकाउंट सेटअप प्रोवाइड करता है, उस पे जाके हम अपना अकाउंट बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने, जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि जैसे एक्सनेस है, एक्सएम है, एचएफएम है, इस तरह के ब्रोकर होते हैं। अब ब्रोकर क्या होते हैं? ब्रोकर बेसिकली एक थर्ड पार्टी होता है जिसके थ्रू हम फंड्स उसके अकाउंट में रख के ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसने लाइसेंस लिया होता है कि वो लोगों को ट्रेड करा सकता है। आप डायरेक्टली किसी भी स्टॉक मार्केट के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। डायरेक्टली तो यही होता है कि फिजिकल अपीयरेंस हो आपकी, फिजिकली आप कैश दे रहे हो या लेन देन कर रहे हो, तो उस सूरत में अब उसका हल ढूंढने के लिए ब्रोकर निकल आए जो आपको एट द सेम टाइम ट्रेड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चीज की प्राइस अभी 10 रुपए है और आप अभी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। जब आप अभी लेंगे तो आपके पास ऐसा कोई सोर्स होना चाहिए जो आपको इस रेट पे इसी वक्त बाइंग पावर दे दे। तो ये वाला काम जो है आपके ब्रोकर करते हैं, ठीक है। अब उस केस में आप लोगों ने किन चीजों का ख्याल रखना होता है, क्या चीजें लाजिम है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, ठीक है। ब्रोकर सिलेक्शन एंड प्लेटफॉर्म सेटअप, जिसमें MT4 और MT5 ये ऐप टाइप है, ये मैं आपको बाद में फर्दर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये ट्रेडिंग की ऐप होती है, उसमें आप जिसमें जाके ट्रेड करते हैं अपने फंड्स वगैरह रख के, ठीक है। तो MT5 और MT4 जो है ये ग्लोबल ऐप है, ठीक है, मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 के नाम से, जिनके थ्रू हम एक्सेस करते हैं अपने ब्रोकर को, और उनके लाइव सर्वर पे जाके तो हम उस टाइम फ्रेम में, उस वक्त में जाके वो जो है प्राइसेस जो चल रही होती हैं उनमें सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं, राइट। व्हाट स्कैल्पर्स एंड गोल्ड ट्रेडर्स शुड नो। अब ये XAU USD लिखा है, तो XAU जो है ये गोल्ड का सिंबल है, गोल्ड जिसको आप सोना कहते हैं, ठीक है, और USD जो है ये डॉलर है, गोल्ड वर्सेस डॉलर आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी आप कोई ब्रोकर चूज करेंगे तो कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी बताता चलूँ। ये मुझे लगता है कि अभी लाजिम है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर, तो फर्स्ट लेक्चर में ये चीजें आपको पता होना लाजिम थी। जब आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको हर चीज का, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यार मैंने कौन सा ब्रोकर चूज किया, और मैं जो ब्रोकर चूज किया क्या वो लायबल है, रिलायबल भी है या नहीं, क्या वो ट्रस्टेड है, क्या वो आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा, ठीक है। चूज ब्रोकर विद मार्केट एग्जीक्यूशन, नॉट इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। अब ये क्या चीज है? मार्केट एग्जीक्यूशन तो हमें समझ आ गई कि यार मार्केट एग्जीक्यूशन तो होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह मार्केट चल रही है उस तरह होना चाहिए। अब नॉट इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, अब काफी लोग ये समझते हैं कि यार मैं जब ट्रेड करूं तो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो बड़ा मजा आता है, उसमें फौरन प्रॉफिट लॉस का मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, मुझे कोई ज्यादा चक्करबाजी नहीं होती। बट यहाँ पे एक चीज होती है, जो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होती है वो वाली ट्रेड बाई सेल्फ ट्रेड, जो ब्रोकर है वो अपने पास रख रहा होता है। आपने हमेशा उस ब्रोकर को चूज करना होता है जो आपकी ट्रेड्स को डायरेक्ट मार्केट एग्जीक्यूशन के साथ लिंक कर रहा हो, यानी जब आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो डायरेक्ट आपकी मार्केट एग्जीक्यूशन हो रही हो, ना कि इंस्टेंट एग्जीक्यूशन जो कि ब्रोकर की ए बुक या बी बुक वाले चक्कर में आ जाती है। अब ये ट्रेड्स किस तरह प्लेस होती हैं, कैसे होती हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप एक ब्रोकर पे ट्रेड प्लेस करते हैं तो अगर तो आपकी इंस्टेंट एग्जीक्यूशन वाला काम है तो वो ब्रोकर क्या करेगा, आपकी ट्रेड को अपने पास रख लेगा। और अपने पास क्यों रखेगा, उसका भी एक रीजन है। मोस्टली लोगों ने, जब आपने अकाउंट बनाए होंगे, मल्टीपल ब्रोकर्स पे आपने काम किया, तो वो वहां से आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आपका जी एक्सपीरियंस कितनी है। वहां पे आप कहते हैं कि मैं बिगिनर हूँ। जब आपने बिगिनर कह दिया, ब्रोकर के सिस्टम को पता चल गया कि ये तो नया बंदा है, इसको चूना लगाना है, ठीक है। तो आपने इस चूने से बचना है। जब भी आप, अगर इवन आप नए भी हैं तो कोशिश तो करें कि आप सीख के समझ के फिर ट्रेड करें। अदरवाइज वैसे भी आप ब्रोकर पे अकाउंट बनाएं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो हाई लेवल का रखा करें, प्रोफेशनल या इंटरमीडिएट लेवल का रखा करें, ठीक है। उसके बाद आपकी फिर जो ट्रेड की जो तरतीब होती है कि आप किस तरह ट्रेड कर रहे हैं, एग्रेसिव ले रहे हैं, ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे भी वो इस बात को जज कर लेते हैं कि बंदा किस तरह का है। तो वो क्या करते हैं, आपके जो माइंडसेट है उसको देखते हुए, उन चीजों को फाइंड करते हुए वो आपको ए बुक या बी बुक में डालते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जब ब्रोकर, मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल है कि कभी आपने किससे पैसे लिए हों और आपने कहा जी मैं इसके ना कुछ शेयर ले रहा हूं, तो उस शेयर, उन शेयर पे जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। अब वो आपने क्या किया कि शेयर नहीं लिए, पैसे अपने पास रख लिए,
ठीक है। जब आप पैसे अपने पास रखेंगे तो और वो शेयर का रेट बढ़ने लग जाए तो आप ये चीज बर्दाश्त करेंगे? आप, जाहिर सी बात है, आप कोई पैसे तो नहीं कमा रहे, आप नुकसान तो कभी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहेंगे यार जितनी जल्दी हो सके ना इस बंदे को मैं आउट कर दूं, कोई ऐसी तरतीब निकाल लूं, कोई ऐसा चक्कर कर दूं कि बंदे को मैं हरा दूं, बस किसी तरह मैं चक्कर डाल दूं इसके साथ। तो वो वाला जो चक्कर है वो ये ब्रोकर आपके साथ करते हैं, ठीक है। उनको आपके बिहेवियर से अंदाजा हो जाता है कि आप एक्सपीरियंस हैं या क्या हैं, आपका आप एक्सपर्ट हैं, तो वो समझ जाते हैं। फिर आपके ट्रेड का जो मेथड होता है वो भी उसको जज करते हैं, उनके जो एआई सिस्टम्स हैं या एल्गोरिदम्स हैं वो उस चीज को समझते हुए आपको प्रॉफिटेबल करते हैं या आपकी जो ट्रेड्स हैं वो ए बुक या बी बुक में रखते हैं। अब मार्केट एग्जीक्यूशन मीन हमने कहा जी मार्केट एग्जीक्यूशन वाली हमने ऐसा ब्रोकर चूज करना है जिसमें मार्केट एग्जीक्यूशन हो, ठीक है। तो मार्केट एग्जीक्यूशन क्या है उसका हमें पता किस तरह चलता है, वो सारी चीजें भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। मार्केट एग्जीक्यूशन मीन योर ट्रेड्स आर फिल्ड डायरेक्टली एट द करंट मार्केट प्राइस विदाउट एनी डिले और रिकॉर्ड्स। जैसा कि अब ये गोल्ड की प्राइसेस मैंने लिखी हुई हैं कि 3301.22 ये कोड प्राइस थी और एग्जीक्यूशन हुई है आपकी 3302.00 पे। इट्स अ डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 3301.22 था और जब ये एग्जीक्यूशन आपने इस प्राइस पे की, इस वाली पे आपकी एग्जीक्यूशन हुई 3302 पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो है वो 8 पिप का फर्क पड़ गया, ठीक है। वो जो पिप थे वो आपके प्रॉफिट होना चाहिए था, मगर उन्होंने क्या किया कि ये डिफरेंस जो दिया है, ठीक है, इसको रिकोर्ड्स कहते हैं। जो प्राइसेस हैं वो डिले कहते हैं, ये डिले प्राइसेस में चला जाता है। अब जब यहां से बटन प्रेस करें और उस वक्त वो आपकी ट्रेड ग्लोबल मार्केट में चली जाए। ग्लोबल मार्केट अब क्या है, ग्लोबल मार्केट है जहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, उन्होंने लाइसेंस लिए होते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हर लम्हे इस बात के लिए तैयार रखते हैं कि जितनी बड़ी ट्रेड्स लग जाएं वो उसको इंस्टेंट एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, ठीक है। अब जो दुनिया की वर्ल्ड वाइड चीजें हैं जो ट्रेडिंग की, फॉरेक्स ट्रेडिंग की है या जिसकी भी है, वो इस तरह काम करती हैं कि जब आप कोई चीज सेल कर रहे होते हैं तो सेलर्स के लिए कोई आगे बायर्स तो होना लाजिम है। जब आप सेल करेंगे आगे कोई बायर होगा तो आपसे लेगा, बायर होगा ही नहीं तो आपसे लेगा कौन? ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया। इस चीज को कवर करने के लिए ब्रोकर्स बने, ब्रोकर्स के पीछे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बने। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या हेज फंड्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा होता है। वो अपनी श्योरिटी गारंटी के तौर पे भी जब लाइसेंस लेते हैं तो एक हैंडसम अमाउंट वहां पे पे करते हैं। इवन हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी अमाउंट पे करके आते हैं वो लोग, ठीक है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का काम होता है कि आपकी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कराना है। अब ब्रोकर अगर आपके साथ चक्कर कर देगा तो आपकी जब ट्रेड डायरेक्ट मार्केट में जाएगी ही नहीं तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा? ब्रोकर के पास अगर पैसे रह गए, उसने ट्रेड नहीं लगाई, तो वो तो नुकसान में जाएगा। और आप समझते हैं कि ब्रोकर कभी भी किसी सूरत अपना लॉस बर्दाश्त करेगा? क्योंकि आपका प्रॉफिट उसका लॉस होगा, तो वो कभी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए वो हिले बहानों के साथ, चक्रों के साथ आपको स्लीपेज दे देते हैं, आपके साथ चक्कर कर लेते हैं। कहीं आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो वो डिले हो रही है, कहीं आप ट्रेड्स काट रहे हैं तो वो नहीं कट रही, कहीं आपके साथ लेवरेज का चक्कर कर दिया। इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करके वो आपको परेशान करते हैं, ठीक है। और उन्हीं की वजह से मोस्टली लोगों का नुकसान होता है। तो इस चीज को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यार कौन सा ब्रोकर रिलायबल है जिसके साथ मैं काम करूंगा तो मुझे कोई इश्यू नहीं होगा। क्या यहां तक आप लोग ओके? ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी, समझ आई है तो जबरदस्त। चलें फर्दर आगे चलते हैं। अब मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है नो रिकॉर्ड्स, फास्टर ट्रेड एंट्रीज एंड एग्जिट। यानी जब आप ट्रेड कर रहे हो, आप बाई या सेल कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट मार्केट के साथ एग्जीक्यूट हो रही है, ना कि ब्रोकर के साथ, ठीक है। अब उसमें जो ब्रोकर्स हैं वो काफी तरह की जो है वो चीजें आपको देते हैं। जैसे अब STP है, स्ट्रेट थ्रो प्रोसेस ब्रोकर एक्सेस का होता है। ये इसमें होता है कि जो STP होता है ये ब्रोकर अपने पास रखता है सारी की सारी आपकी ट्रेड्स, ठीक है, आगे आप फॉरवर्ड नहीं करता, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को नहीं देता, ठीक है। ब्रोकर डिडंट सेंड योर ट्रेड्स टू LPMT, ठीक है, यानी मार्केट ट्रेड्स एग्जीक्यूशन नहीं देता और लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भी सेंड नहीं करता, वो अपने पास रख लेता है, ठीक है। ये एक जो है वो समझे कि बड़ी पेचीदा और गंदी सी एग्जांपल है इसकी। ये जो ए बुक बी बुक का कभी आपने सुना होगा, ये वो वाली चीज है। अब बेस्ट टाइप जो है अकाउंट्स की वो गो फॉर ECN, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क इसका होता है, NDD, नो डीलिंग डेस्क।
नो इंटरफेरेंस ऑफ ब्रोकर और रॉ स्प्रेड अकाउंट्स। अब आपने जब चूज करना होगा अकाउंट, तो पहले तो आप ब्रोकर को देखेंगे कि यार ब्रोकर रिलायबल है कि नहीं है, ठीक है। अब उसके लिए हम किसी भी ब्रोकर को जाके चेक कहाँ से करते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ से जाके आप आगे चेक कर सकते हैं। इसमें आप देखें तो यहाँ पे ये ऊपर ब्रोकर्स का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये अब आपका कंट्री सिलेक्टेड है पाकिस्तान, जैसे मेरा कंट्री है, तो पाकिस्तान में कौन कौन से ब्रोकर काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, ठीक है, और कौन से डिपॉजिट या विड्रॉल्स मेथड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे उस ब्रोकर के अकॉर्डिंग लिखी होंगी। LHFX है, IC मार्केट है, जस्ट मार्केट है, मोनिटा है, टिकमिल है, मतलब इस तरह के ब्रोकर। अच्छा, ये ब्रोकर हो गया, ये कंपनी, ये ब्रोकर कब बना, 2020 में बना जी। इसके बाद लाइसेंस, डोमेस्टिक लाइसेंस है या नहीं, अब वो ये देखें यहाँ पे किसी के पास नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये मैक्सिमम लेवरेज कितनी दे सकता है, लेवरेज मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे, थोड़ा आगे चल के, ठीक है। लेवरेज कितनी दे सकता है, अगर यहाँ पे जो लेवरेज लिखी हुई है उससे ज्यादा वो ब्रोकर ऑफर कर रहा है तो वो आपके साथ चीट कर रहा है, ठीक है जी। और MT5 है, वेब ट्रेडिंग है, जैसे मतलब कौन कौन से प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, जैसे मैंने MT5 और MT4 का नाम लिया था अभी थोड़ी देर पहले, और उस पे जो स्प्रेड है वो कितनी चार्ज हो रहा है, ये वहां पे उसका स्प्रेड भी दिया गया है। डिपॉजिट के मेथड कितने हैं, विड्रॉल के मेथड कितने हैं, वो भी यहाँ आपको दिए गए हैं, ठीक है जी। अब सबसे आप एक चीज देखेंगे कि सबसे पुराना और अच्छा और रिलायबल कौन सा है। अब ये HFM है, 2010 से ये यानी बना है 2010 में, और अगर आप इस पे इसकी मैक्सिमम लेवरेज जो है वो 1:2000 है। मोस्टली हम तो जब ट्रेड करते हैं 1:1000 ही सिलेक्ट करते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। उसमें आपने इस चीज में एक बात का फिर बड़ा ख्याल रखना है, ये बात कोई भी बंदा है, कोई भी मार्केट में इन बंदा है, उसको ये बात का पता लाजमी। अच्छा, इसमें एक ये चीज भी है, आगे वो शायद इस तरह है, मैं हाँ इधर सिलेक्ट कर देता हूँ जैसे, अच्छा ये बिल्कुल वही ओपन हो गया। बल्कि यहाँ पे तो ये चीज है, इसके साथ ही एक जगह पे वो बताते हैं कि जी ये जो है वो कौन कौन से मुल्क से इसने लाइसेंस लिया हुआ है, किस मुल्क में ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो सारे का सारा भी यहाँ बताते होते हैं। वो मुझे मिल नहीं रहा, अगर मिला तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, नहीं तो आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा। उसमें उस ब्रोकर ने किस किस कंट्री से ट्रेड का लाइसेंस लिया हुआ है वो भी बताते हैं। अब ट्रेड के लाइसेंस वाली बात जो है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। ये वो बेसिक चीजें हैं जो आप सब लोगों को पता होना लाजिम है, जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं उन चीजों पे आ जाता हूँ। एक ब्रोकर है जिसने फॉर एग्जांपल USA से जो है वो USA से सर्टिफाइड है, इसने लाइसेंस लिया हुआ है, ठीक है, और वो ब्रोकर आप उसको ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, तो पाकिस्तान के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उस ब्रोकर पे वो अलाउ होता ही नहीं है, वो उनको मानता ही नहीं है। जब वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानता, तो क्या आप समझते हैं कि कभी आप पाकिस्तान में उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं? यानी आपके साथ वो फ्रॉड कर दे, आपके साथ चीटिंग कर दे, तो आप क्या करेंगे? एनीवन, कोई मुझे बता सकता है कि हम क्या करेंगे जब यहाँ पे वो हमारे कानून को मानता ही नहीं है एक बंदा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक USA का नेशनल बंदा है, वो इधर के कानून को नहीं जानता, वो USA के कानून को जानता है, उसने उन कानून की पासदारी करनी है, उन कवानीन की, तो क्या वो पाकिस्तान के कानून को, रूल्स को मानेगा? वो तो कहेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे, मैं तो USA में हूँ। अब आपकी या मेरी कैपेसिटी है कि USA से बंदा उठवा के इधर ले आए, या उनकी किसी कंपनी पे पाकिस्तान में जो है ना हम केस कर दें। अगर हमने उन पे केस भी करना हो, हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, तो उसके लिए हम USA की गवर्नमेंट से, USA की कोर्ट से रब्ता करेंगे, वहाँ का जो जो लॉयर है, वकील है, वो हायर करेंगे और वहां पे जाके उन पे केस कर सकते हैं। इतनी तो एफोर्ड कोई भी नहीं कर सकता फिर। मतलब बहुत बड़े किस्म में जो लोग इतनी अफोर्ड करते हैं, वो फिर वो ये छोटी बात है तो वो पहले ही देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज ये हो गई जिस मुल्क के, अच्छा आपने वो चूज करना है जिस मुल्क, जिस ब्रोकर के पास ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो। उसका ये मतलब हो सकता है कि यार इसकी अथेंटिसिटी जो है वो बाकियों से ज्यादा है, चलें ये ज्यादा कंट्री से रजिस्टर्ड है तो ये बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, ये बाकियों की निस्बत हमें चक्कर नहीं देगा। एक कम रजिस्ट्रेशन वाला जो है वो एक ब्लैक मार्क होगा, एक दबा होगा कि वो किसी भी वक्त आपके साथ चीटिंग कर सकता है। ज्यादा रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं और मोस्टली कंट्रीज में खुद को रजिस्टर करा रहे हैं,
ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब जब आप एक ब्रोकर चूज करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का ख्याल रखा जाता है। कुछ चीजों से मतलब ये है कि आप उसमें डिपॉजिट और विड्रॉल्स का ख्याल रखते हैं। आप ऐसा ब्रोकर चूज करते हैं जो आपको डायरेक्ट जो है यूएसडीटी में डिपॉजिट या विड्रॉल का ऑप्शन दे। आपने कभी भी किसी ब्रोकर के साथ काम किया है, करना है या करेंगे तो उसमें मैनुअली बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करके कभी भी उनके साथ ट्रेड ना कीजिएगा। उसमें दो चार चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब आपने क्या किया, मैं गया जी, मैंने पैसे मंगाए किसी से 1 लाख रुपए, वो 1 लाख मैंने सेंड किए ब्रोकर को। एक पर्सन बी है, उसने भी 1 लाख रुपए कहीं से मंगाए और ब्रोकर को सेंड करके ट्रेड कर ली। अब क्या हुआ, मैंने 4 लाख कमा लिए। अब जब मैं 4 लाख निकलवाने लगा तो ब्रोकर ने मुझे लोकली, क्योंकि वो पाकिस्तान के ही किसी बैंक अकाउंट को मैं सेंड कर रहा था और यहाँ उनका जो नुमाइंदा था, यहाँ उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, उसने क्या किया, वो पैसे मुझे भेज दिया। आपको पता है आजकल पाकिस्तान में इस चीज की बड़ी सख्ती है, तो ब्लॉक चेन वगैरह का सिस्टम बड़ा है, चेन ब्लॉक का सिस्टम बड़ा है, ब्लॉक चेन तो नहीं, कि वो क्या करते हैं कि जो जिस सोर्स से फंड आए हैं ना, वो उससे ब्लॉक करना शुरू कर देंगे और वहां तक जाएंगे जो डेस्टिनेशन होगी, यानी आखिरी अकाउंट तक, आखिरी 10 रुपए भी किसी के अकाउंट में गए होंगे तो वो उसको भी ब्लॉक कर देंगे। अब आप क्या वहां जस्टिफिकेशन देते रहेंगे? जस्टिफिकेशन आप दे भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो फिर ब्रोकर वालों के साथ बात करेंगे। क्या आप समझते हैं कि वो आपकी इतनी बात सुन लेंगे? आप उनको कहेंगे जी जस्टिफिकेशन लिख के देंगे, ये पैसे मुझे आपने कैसे भेजे हैं, आपको किसने किए, वो तो आपको रिप्लाई करना भी गवारा नहीं करेंगे। एक नुकसान सबसे बड़ा ये है, अगर उनके पास कोई फ्रॉड वाली अमाउंट आई तो उससे आपके अकाउंट को, आपके बैंक को खतरा है, आपके पैसों को खतरा है, आपके पैसे महफूज नहीं है। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि अभी अगर आपका कोई सेटअप इस वक्त बन रहा है, 8 बज रहे हैं, 8 बजे आपका सेटअप बन रहा है, अब आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, तो वो जो मैनुअल डिपॉजिट होता है बैंक्स वाला, वो क्या करते हैं, वो डिले करते हैं। आपको 2 से 3 4 घंटे के अंदर वो डिपॉजिट मिलेगा। जब तक आपका सेटअप निकल जाएगा फिर आपने नुकसान ही करना है, फिर आप प्रॉफिट थोड़ी करेंगे। जब आपका सेटअप ही निकल जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो पैसे फिर कोई बंदा भी नहीं रखता, बिगनर्स तो कभी नहीं रखते, वो कहते हैं जी मैं ट्रेड कर लूँ बस। आप ट्रेड करेंगे तो वहां आप नुकसान उठाएंगे। तो क्या फायदा है ऐसी ट्रेड का जहां पे आप बिला वजह अपना नुकसान कर दें? अगर आप इसके अकॉर्डिंग, मैं आपको प्रीफर करूंगा कि बाइनेंस पे जाएं, बाइनेंस पे डॉलर ले लें, किसी अथेंटिक बंदे के, वहां पे P2P भी करें तो वहां अथेंटिक बंदे का देख लें, जिसके ऑर्डर वगैरह ज्यादा हो, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जिसके फीडबैक अच्छे हो, उसके साथ ट्रेड कर लें, उससे डॉलर वगैरह बाई कर लें। और वहां बाइनेंस से अगर आप, ऑलमोस्ट दुनिया के जितने भी ब्रोकर्स हैं जो रिलायबल हैं, सबके सब इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल दे रहे हैं। आप डिपॉजिट करेंगे, उसी लम्हे आपका डिपॉजिट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और विड्रॉल भी करेंगे तो विद इन सेकंड, फर्स्ट विड्रॉल आपका जो है वो डिले करते हैं, अदरवाइज बाकी सारे विद इन मिनट्स आपको विड्रॉल जो है वो रिसीव हो जाते हैं। कोई आपको ब्लॉकिंग का खतरा नहीं रहता, कोई किसी तरह का आपको मसला नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती। तो क्या यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई हैं? अगर आ गई हैं तो मुझे आप लोग कमेंट में यस करके बता दें ताकि हम फर्दर मूव करें। चलें जी, बहुत अच्छी बात है जी, आई हैं तो चलें नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमने देखा कि ब्रोकर से आपने बचना, ये वो लेवरेज वाला है कि लेवरेज, उसको एक बार बोरोड पावर दी होती है, वो मैं आपको फिर लेवरेज आगे जाके पढ़ा देता हूँ। चले, बल्कि लेवरेज का टॉपिक आ गया है कि लेवरेज क्या होती है। अब लेवरेज क्या है, ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इसको आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं ना समझेंगे तो आपके लिए चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। जब आप किसी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट बना, एक तो होता है उन पे अकाउंट बनाना, दूसरा जब आप, ये बेसिक चीजें हैं, मैं बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि काफी सारे लोग हैं जो शायद ये चीजें जानते होंगे, तो वो डिसार्ड ना हो, माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे यहाँ बिगनर्स हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात हो जो रह जाए जो बिगनर्स के लिए, या मेरा जो नॉलेज है मैं समझता हूँ कि वो शेयर होना चाहिए, कोई बंदा इससे जो है वो मुस्तफीद हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। अब लेवरेज क्या है? सपोज you have $100 in your trading account and your broker gives you 1:500 leverage. This means you can control a trade worth 100 divided by 500। और इसमें अब क्या है, अगर आपने उनसे लेवरेज ली तो आपने $100 की जो लेवरेज ली है ना, सॉरी अपने $100 पे जो 500 की लेवरेज ली है, 1:500 की, इस पे आपकी जो बाइंग पावर है वो 100 से कन्वर्ट होके $50,000 में चली जाएगी। ठीक है। अब लोग समझते हैं कि यार ये तो बड़ा बेनिफिट हो गया,
ठीक है। ज्यादा बाइंग पावर का मतलब तो मैं तो बड़े पैसे छाप लूंगा, मगर ज्यादा बाइंग पावर का मतलब है वो ब्रोकर आपसे कमीशन भी उतनी चार्ज करेगा, और ज्यादा बाइंग पावर का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी नहीं होता। हाँ, अगर आप खुद को कंट्रोल करके चलते हैं तो ये एक अच्छी चीज है, लेवरेज लेनी चाहिए। ठीक है, ये वो चीज है जिसको मोस्टली हमारे उलमा कराम और मुफ्तियान वगैरह कहते हैं कि जी ये हराम है, ये चीज लेना हराम है। अब लेवरेज होता क्या है? लेवरेज होता है कारोबारी उधार। ठीक है, अब कारोबारी उधार क्या है? ये एक नई चीज आ गई। लेवरेज तो इंग्लिश वर्ड है, तो मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ। जब आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, आपके पास बाइंग पावर $100 है, आपने किसी को कहा यार मुझे ना इसकी लेवरेज दे दो, उन्होंने आपको 1:500 की लेवरेज दे दी, तो आपकी जो बाइंग पावर है वो $50,000 तक हो गई। यानी आप जो बाई चीजें वहां जो पेयर, जिस पेयर को आप ट्रेड कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आपके पास बाइंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, बाइंग पावर बढ़ेगी तो उस 100 को आप खत्म भी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को इसलिए बनाया गया कि कोई भी पर्सन, अब फॉर एग्जांपल नाउ यू डिसाइड टू ट्रेड गोल्ड, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज 1900, यानी ये $1900 पर ऑन्स पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है फॉर एग्जांपल। तो आप जब भी यू ओपन अ बाय ट्रेड, वन लॉट बराबर है 0.01, बिकॉज यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इफ गोल्ड गोज अप फ्रॉम, अच्छा ये मूव का बता रहे हैं साथ में। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं आपको मेन कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर इस पे भी चले चलते हैं। मेन कंसेप्ट हमारा आगे पीछे हो रहा है। जब आपको बाइंग पावर दी गई, बाइंग पावर अगर आपके पास नहीं होगी, तो $1900 पे पर आउंस गोल्ड चल रहा है, तो आप इसको कैसे बाई कर सकते हैं? आपके पास इस पर आउंस के पैसे होने चाहिए, तभी आप एक 0.01 की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब हम कहते हैं यार हमारे पास तो $10 हो तो हम 0.01 की ट्रेड लगा लेते हैं, ये तो कोई बात ना हुई। ठीक है, जब आप इस चीज को, इस लॉट साइज को ट्रेड कर रहे हैं $10 $20 के साथ, तो इसका मतलब है कि आपको ब्रोकर ने जो है वो कारोबारी उधार दिया हुआ है, जिसको वो वापस लेता है। तो उस मतलब जब वो आपको देता है तो वो आपको क्या कहता है कि यार मैं ये आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसके देने का मतलब ये है कि आप इस पे जितनी भी कारोबार करोगे, जितनी भी आप बिजनेस करोगे, उसका जो है इतनी परसेंट मैं पहले कमीशन चार्ज कर लूंगा आपसे। ठीक है, कमीशन मेरा होगा, बाइंग पावर मैं दे दूंगा, नुकसान आपका होगा, फायदा भी आपका होगा। अब जितनी ज्यादा बाइंग पावर होगी, प्रॉफिट होगा तो भी उतनी आपको फायदा होगा, नुकसान होगा तो भी उतनी ही नुकसान होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्ड की एक एग्जांपल दी गई थी कि अगर गोल्ड की प्राइसेस अप होती है $1900 से 1902, जस्ट $2 का मूव आता है, तो यू कैन मेक अराउंड $20 प्रॉफिट ऑन अ स्मॉल पोजीशन। ठीक है जी, ये 0.01 की तो नहीं है, क्योंकि ये जो प्राइस का डिफरेंस है ये 0.01 पे नहीं होना चाहिए। ये जो $20 वो बता रहे हैं, हाँ ठीक है, $2 पे $2 होता है 0.01 के साथ। ये मैं लॉट साइज आगे आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसने शायद 1 लॉट का बताया आपको। ठीक है, बट इफ द प्राइस गोज डाउन $2 instead, you will lose $20, and if it keeps falling, your 100 balance can vanish very quickly. That's the power and danger of leverage. ठीक है, अब आपने क्या देखा कि आपको जो बाइंग पावर दी गई है, उसमें अगर मार्केट $2 अप चली जाती है, इस पर आउंस का रेट $2 अप जाता है, तो वैसे 0.01 के लॉट के साथ साथ आप करें तो $2 का मतलब है कि $2 आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, और $2 ही लॉस होगा एक्चुअल में जो होता है। मगर लेवरेज पावर के साथ, लेवरेज आपकी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा, फॉर एग्जांपल आपने लेवरेज 1:1000 की ली हुई है, तो उस हिसाब से आपका ये लॉस या प्रॉफिट आपके लॉट साइज के हिसाब से भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फायदा भी है और नुकसान भी है, हम इसको यूज करते हैं हर बंदा, क्योंकि हमारी बाइंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि हम गोल्ड को ट्रेड करने तो $1900 हो तो ट्रेड करें, तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम कम पैसों के साथ इस लेवरेज को लेके ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जो है वो ओपन, हमारी बाइंग पावर ज्यादा हो जाती है। मगर जब वो ट्रेड चलती हैं तो उसमें लॉस भी हमारा उसी तरह ज्यादा होता है और प्रॉफिट भी उसी तरह ज्यादा होता है। ठीक है, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है? अगर यहाँ तक आप लोगों का किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं, उसको मैं क्लेरिफाई कर दूं। हाँ अभी नहीं, मैं आपको कर दूंगा यार, रुक जाए, ब्रोकर मैं आपको बता दूंगा, अभी रुक जाएं आप लोग।
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है? हाँ जी, ये लेक्चर जो है आपको वीडियो इसकी मिल जाएगी, वो यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। मैंने पूछा कि क्या आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं? गुड। चलें जी, फर्दर मूव करते हैं। अब समरी जो बनी वो ट्रेडिंग पावर वाली, जो बाइंग पावर थी या लॉस की पावर थी, वो यहाँ पे डिफाइन हो गई। ठीक है, अब आगे जो है ईसीएन ब्रोकर क्या है, ब्रोकर का जो ईसीएन टाइप अकाउंट है वो क्या है, और वो सारी चीज़ें ऑलरेडी वो मैं आपको बता चुका हूँ वैसे। ठीक है, नो डीलिंग डेस्क वाला भी बता चुका हूँ, स्प्रेड वाला हम पढ़ते हैं आगे जाके, ईसीएन ब्रोकर्स, एसटीपी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ आ गई कि आपने हर सूरत में रेगुलेशंस ब्रोकर की चेक करनी है कि वो कहाँ कहाँ से रजिस्टर्ड है, एफसीए, एसी, आईएससी, और ये CYSC और ETC, ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं या उनके नाम हैं, जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो लिखे हुए हैं कि वहाँ फलां फलां कंट्री के फलां इदारे से ये ब्रोकर रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आप इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी पहले चेक कर सकते हैं। हाउ टू चूज द राइट ब्रोकर, डिपॉजिट एंड विड्रॉल सिस्टम, ये मैंने आपको बैलेंस का ही बता दिया है कि सबसे अच्छा बैलेंस आपके लिए इस केस में वर्क करेगा। अब बैंक ट्रांसफर जो है वो लोकली अगर आप ट्राई करेंगे तो 1 to 3 बिजनेस डेज होता है, और लार्ज डिपॉजिट भी उसमें कम से कम होता है, $500 प्लस डिपॉजिट आप नहीं कर सकते, करते हैं तो वो डिले कर देते हैं, वेरिफिकेशन भी समटाइम मांग लेते हैं कि कहीं बंदा कोई फ्रॉड की अमाउंट तो हमें नहीं भेज रहा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का तो हम नहीं कर सकते, ये इंस्टेंट है, कुछ घंटों में मिले, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए अच्छा है, मगर पाकिस्तान इस चीज़ को, हमारा कंट्री अलाउ नहीं करता, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ई वैलेट्स हैं वो अच्छे चलते हैं, अगर आप करना चाहें तो वो भी अच्छे हैं, नहीं तो क्रिप्टो वैलेट सबसे बेहतर है, जिसमें USDT, BTC या इथेरियम के थ्रू हम ग्लोबल ट्रेड्स को इजीली कैच कर सकते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स आपकी जो है फ्यू मोमेंट्स कह सकते हैं कि आपके जो डिपॉजिट और विड्रॉल हैं वो जो है ना वो डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं। ठीक है जी, और जो डिपॉजिट या विड्रॉल के स्केड्यूल है वो मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है, तो मंडे टू फ्राइडे ही प्रोसेसिंग होती है, बैंकिंग सिस्टम एक्टिव नहीं होता बाकी दिनों में, 2 दिन जो छुट्टी के दिन होते हैं वीकेंड के, तो क्रिप्टो वगैरह उन दिनों भी वर्क कर रहे होते हैं। यानी आपने अब सोमवार के दिन जो है वो मंडे के दिन आपने ट्रेड करनी है, तो आप किसी ब्रोकर पे जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आप रात को भी करेंगे ना, तो वो आपको सुबह 9-10 बजे आपका डिपॉजिट जो है अप्रूव करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि सुबह 3-4 बजे 5 बजे आप नमाज के लिए उठे हो, आपने एक अच्छी ट्रेड बन रही है, तो वो ट्रेड आपसे मिस हो जाए सिर्फ इस वजह से कि आपने जो है वो बाई बैंक अपना डिपॉजिट लगवाया और आपका डिपॉजिट जो है वो अप्रूव नहीं हुआ। अगर आप क्रिप्टो से करेंगे तो वो इंस्टेंट है और फौरन हो जाता है। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब लॉट साइजेस